हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना जरूरी है कि कैपेसिटर होता क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कैपेसिटर करते चले जाएं और आपको फील ही ना आए कि कैपेसिटर एक्चुअली क्या चीज़ है। तो साथ में कुछ डायग्राम आपको दिख रहे हैं कैपेसिटर के कि कैसा कैपेसिटर होता है। और रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो कि आपका जो फैन होता है उस फैन के अंदर एक सेल टाइप लगा होता है जिसको नॉर्मली लोग सेल ही बोलते हैं, बट एक्चुअली वो कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो एक कैपेसिटर लगा होता है और उसका काम होता है इंस्टेंट पावर सप्लाई करना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मोटर को इंस्टेंट पावर देना। तो आपका जो फैन है उस फैन के अंदर देखना है किस प्रकार का एक डिवाइस लगा होता है, आप सभी ने देखा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर की थ्योरी वगैरह क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर सबसे पहले तो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होती है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कैपेसिटर होता है एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है, यूज टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, यूज टू स्टोर द चार्ज। और उसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका कोई भी होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सर्किट होगा उसमें इंस्टेंट पावर सप्लाई करना। इंस्टेंट पावर सप्लाई करना उसको हम क्या बोलते हैं, जो इंस्टेंट पावर देगा सर्किट में, जो चार्ज को स्टोर करेगा। और अचानक से सर्किट को अगर चार्ज की जरूरत है तो अचानक से चार्ज वो प्रोवाइड कर देगा, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर डिवाइस को। कैपेसिटर का जो सिंबल है, सिंबल कैसे होगा, तो सिंबल जो होता है दो पैरेलल लाइंस होती हैं। सिंबल में क्या होती है, दो पैरेलल लाइन होती हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, दूसरी नेगेटिव साइड होती है। और एक बात ध्यान रखना, कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है वो पॉजिटिव प्लेट में चार्ज एंटर करता है, नेगेटिव प्लेट से चार्ज लीव करता है। और यहाँ पे लगभग बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और ये कन्फ्यूजन उनको परेशान करता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से एक पूछ लेता है कि चार्ज की उसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, वहाँ बच्चे जो हैं गच्चा खा जाते हैं। वो क्योंकि नॉर्मली यहाँ तो उनको बताया नहीं जाता कि किस प्रकार से कैपेसिटर के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी, और बताया इसलिए नहीं जाता क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के मोशन का कोई जिक्र होता ही नहीं, करंट की कोई चर्चा ही नहीं होती, इसलिए इस बात को क्या करते हैं, नॉर्मली स्किप कर दिया जाता है। जब यूनिट नंबर 2 में जाते हैं, यूनिट नंबर 2 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि चार्ज जो होता है, जैसे बैटरी का ये सिंबल है, एक लाइन बड़ी होती है एक छोटी होती है, कैपेसिटर का ये है। तो बैटरी के जो पॉजिटिव है वहाँ से करंट बाहर निकलेगा और ऐसे करके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर जाता है। तो बच्चे के दिमाग में बात फिक्स हो जाती है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। और यही कॉन्सेप्ट को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता है तो कैपेसिटर पे लगा देता है, आंसर गलत हो जाता है। आप ध्यान देंगे कैपेसिटर में चार्ज प्लस में एंटर करेगा, माइनस से लीव करेगा। सोचोगे कैसे, जैसे बैटरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आप सभी को पहले से पता भी होगा, क्लास 10 में आप ये बात अच्छे से सीख चुके हो। देखिए ये बैटरी है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक से बाहर निकलते हैं एक बार हम, और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। तो ये बैटरी हुई, बैटरी नहीं एक्चुअली ये सेल है। बैटरी अगर दो इस प्रकार से अगर अब जोड़ूंगा, अब जाके बैटरी हुई है। बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं। ये बैटरी हुई, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव से बाहर जाएगा, नेगेटिव के अंदर एंटर करेगा। ये बाय डिफॉल्ट हम कंसिडर करते हैं। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, हम जो कन्वेंशनल करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन है ये। सर्किट में मान लीजिए मैंने यहाँ से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो कैपेसिटर की ये जो प्लेट बैटरी की कौन से पोटेंशियल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से है। इसका मतलब इस प्लेट को कैसा पोटेंशियल मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। ये नेगेटिव पे कनेक्ट है, इसका मतलब इस प्लेट को कैसा पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, अब आप करंट की डायरेक्शन तो देखो, करंट यहाँ से होता हुआ पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रहा है और नेगेटिव के अंदर से करंट बाहर जा रहा है। ठीक है ना, पता चल गया ना आपको करंट की डायरेक्शन, प्लस से माइनस मैंने क्यों रिप्रेजेंट की। एक्चुअली यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी है कि बीच का जो मीडियम होता है कैपेसिटर में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। और इंसुलेटर जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट को कंडक्ट नहीं करता, करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो फिर यहाँ पे करंट कैसे जाता है, ये जो कंसेप्ट है ये हम हमारी यूनिट नंबर 5 में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे करंट होता है उसको हम बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट करंट, और फिलहाल हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन जब हम टाइम आएगा तभी करेंगे। फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया कि जब ये बात हुई तब मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। आपको ये लगाना भी ज़रूरी नहीं है, बट समझना ज़रूरी है कि जो करंट फ्लो होता है कैपेसिटर में उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। ये सिंबल हो गया। एक कैपेसिटर का सिंबल और भी होता है, कुछ इस टाइप से कैपेसिटर का सिंबल होता है, उसमें इस प्रकार से एरो मार्क लगा देते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कैपेसिटर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। और वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चेंज इट्स कैपेसिटेंस। आप इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज भी कर सकते हो, इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। और इसका जो यूज़ मेनली होता है वो ट्यूनिंग सर्किट में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट का मतलब क्या है? जैसे आपने वो मैनुअल रेडियो देखा, आजकल तो डिजिटल आए हुए हैं। एक रेडियो आपने देखा हो, पहले आपके घरों में हो, उसका जो स्विच होता है इस प्रकार से घुमा के आप अलग अलग फ्रिक्वेंसी के चैनल लगा देते हो, ठीक है ना। कभी आपने कोई एफएम चैनल कोई एक लगा लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से आप जैसे उसको घुमाते हो वैसे आपके चैनल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वो जब आप जो स्विच को ऐसे घुमा रहे हो उसके जो नीचे होता है एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है, और वो वेरिएबल कैपेसिटर क्या करता है, जैसे उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो ट्यूनिंग सर्किट है उसकी फ्रिक्वेंसी को भी चेंज कर देता है। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो एसी वाला चैप्टर आने वाला है यूनिट नंबर 4 नंबर यूनिट में इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल ज़्यादा इसके बारे में यूज़ नहीं करेंगे और ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना याद करना कि वेरिएबल कैपेसिटर होता है और ट्यूनिंग सर्किट में इसको हम यूज़ करते हैं। ये जो कैपेसिटर होता है, जैसे हमने बोला कि एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। क्वेश्चन अब दिमाग में आता है कि चार्ज को स्टोर कहाँ करता है ये? तो चार्ज को स्टोर करेगा, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। यहाँ पे क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और ये उस चार्ज को इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर करके रखता है, ठीक है। उस चार्ज को कहाँ स्टोर करता है? ये इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसी के अंदर उस चार्ज को स्टोर करके रखता है। अब क्वेश्चन ये आता है ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और इससे पता होना जरूरी है क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ते हैं और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक हम लगाने वाले हैं, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए कि ये डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक टाइप से होते तो इंसुलेटर ही है। क्या होते हैं? इंसुलेटर ही होते हैं। बट इंसुलेटर हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कब बोल लेंगे हम कि मान लो इस प्रकार से ये इंसुलेटर है और इसको मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये इधर नेगेटिव प्लेट है, इधर कैसी प्लेट है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इस प्रकार से ऐसे अप्लाई कर दिया। जब मैं इसके ऊपर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो क्या होता है? ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंसुलेटर है उसके यहाँ पे इस साइड के जो चार्ज हैं, इस साइड कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर लेता है। और क्योंकि नेगेटिव इधर आ गया तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव रिपल कर देगा इधर, या आप ये कहो कि नेगेटिव चार्ज उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये आयोनाइज हो गया है। क्या हो गया ये? सो आयोनाइज नहीं, ये पोलराइज हो गया है। क्या हो गया? पोलराइज हो गया। और इस जो प्रोसेस होता है ये इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि कोई डाइलेक्ट्रिक है उसको एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में पोलराइज करना, उसके प्लस और माइनस चार्ज को पोलराइज कर देना, दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। इस पोलराइजेशन प्रोसेस में आपने पूरे प्रोसेस में क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर फिर से नेगेटिव आ गया। इसने यहाँ पे चार्ज को कंडक्ट नहीं किया। ध्यान देना, ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है। क्योंकि अगर कंडक्ट करता तो अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पॉजिटिव आता और फिर आगे भी पॉजिटिव ही जाता, क्योंकि कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर सेम चार्ज आगे से आगे शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे चैप्टर जब आपने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि चार्ज को ट्रांसफर करने के दो वे हैं हमारे पास, एक इंडक्शन और दूसरा कंडक्शन।
इंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, फिलहाल हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जरूरी है, इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं हुआ, चार्ज क्या हुआ, चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ और इंड्यूस होकर अगले सरफेस पे चला गया, मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को अपने सरफेस के ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रखता हूँ, बीच में फ्री स्पेस है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, तो ये क्या करेगा, ये पोलराइज हो जाएगा और पोलराइज होने के कारण क्या करेगा, हम बोल सकते हैं एक प्रकार से चार्ज को सरफेस के ऊपर से ट्रांसफर कर दिया, उसने कंडक्ट नहीं किया, उसको हमने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हम रखा जाता है, जो हम रखते हैं, उसी डाइलेक्ट्रिक में इसकी जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ये जैसे एयर है, एयर भी डाइलेक्ट्रिक है, एयर आप लगा सकते हो, आप इसके अंदर पेपर लगा सकते हो या कोई और डाइलेक्ट्रिक हम ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास आगे इसके जब हम पेपर लगाएंगे या कोई और कंडक्टिंग मीडियम लगाएंगे, एयर लगाएंगे, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये इसका एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की, कि कैपेसिटी क्या होती है एक कैपेसिटर की, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, क्या कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए कैपेसिटी की बात करता है तो एक प्रकार की एबिलिटी होती है। कैपेसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो भी एबिलिटी है किसी कंडक्टर की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बोलते हैं या उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वो क्या होती है, वो एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्ज। अब देखिए अगर इसको मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना, लिखना हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखना हो, तो जो कैपेसिटी होता है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं और C होती है Q डिवाइडेड बाई V। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज चार्ज स्टोर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ Q एंड V। Q इज द चार्ज स्टोर्ड एंड V इज द अप्लाइड पोटेंशियल। और ये जो एबिलिटी है इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल मैंने दिया, उस पोटेंशियल पे वो कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर कर लेता है अपने अंदर, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं और कैपेसिटी बोलते हैं या उसकी एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर यूनिट आप देखोगे, यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होती है, यहाँ डायरेक्ट देखोगे तो ये तो क्या होगी, कूलम, और ये क्या होगी, वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, वोल्टेज है ना, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल है। ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आप कितना दोगे, ये वो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट वोल्ट होती है, चार्ज की कूलम होती है, C/V हो गई, और वैसे इसकी यूनिट फैराड होती है। तो लगभग आपको ये यूनिट लिखी हुई मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ठीक है। याद आपको दोनों रखनी है। यूनिट क्या होती है इसकी, फैराड होती है। स्मॉलर जो यूनिट होती है वो माइक्रो फैराड होती है। स्मॉल यूनिट क्या होगी इसकी, माइक्रो फैराड से लगभग आपको मिलेगा। जब भी कैपेसिटेंस क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो लगभग आपको माइक्रो फैराड में ही ये मिलने वाला है, ओके, ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है और ये जो फॉर्मूला है C=Q/V, ये भी बच्चों में एक कन्फ्यूजन का कारण बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्यों बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटेंस क्या चार्ज पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा अगर मैं चार्ज को डिक्रीज कर दूं या मैं वोल्टेज को डिक्रीज कर दूं तो C पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां बच्चा कंफ्यूज, क्यों, क्योंकि उसने फॉर्मूला याद किया, और फॉर्मूला क्या कहेगा, फॉर्मूला कहता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। इसके अकॉर्डिंग वो आंसर देगा, आंसर हो जाएगा गलत। तो आप ध्यान से अगर आपने देखा हो, यही तो डिफरेंस है कि आप समझ रहे हो या याद कर रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा तो मैंने वहाँ पे एक शब्द यूज किया था, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। इट इज द एबिलिटी, और एबिलिटी जो होती है किसी भी कंडक्टर की
वो हमेशा फिक्स होती है। एबिलिटी हमेशा क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की जो एबिलिटी होगी वो फिक्स होगी, वो उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, उस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगी। एबिलिटी जैसे मैं एक बात करूं, आपके पास मान लीजिए 1 लीटर की कोई बोतल है और 1 लीटर बोतल की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कितनी एबिलिटी है वाटर स्टोर करने की या किसी लिक्विड को स्टोर करने की, वो 2 लीटर तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। मैक्सिमम कितना करेगा, मैक्सिमम तो 1 लीटर करेगा वो। तो उसी प्रकार से उसकी वो जो मैक्सिमम एबिलिटी है। अब फिर आप यहाँ पे ये सोचोगे तो सर फिर जैसे मैंने Q को डिक्रीज किया तो C पे तो फर्क पड़ना चाहिए ना। तो आप एक्चुअली क्या देखते हो कि Q अपॉन V का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, इस बात को समझना आप। Q और V का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट। इट मीन अगर आप Q को डिक्रीज करते हो तो V की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, Q को डिक्रीज करते हो तो V की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। और अगर Q को इंक्रीज करोगे इसका मतलब V की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बट बियॉन्ड लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट बना रहेगा और जो मैक्सिमम रेशियो आने वाला है वो उसकी कैपेसिटी के बराबर आने वाला है। मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, कैपेसिटी के बराबर। उससे कम हो सकता है, जैसे मैंने बोतल वाला एग्जांपल लिया, उसके अंदर आप 100 ml वाटर डाल सकते हो, 200 डाल सकते हो, 300, बट उसकी एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है 1 लीटर की, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। और कैपेसिटेंस जो C है उसको मैंने डिफाइन कैसे किया था, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, इट नोन एज द कैपेसिटेंस। ये जो फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V, ये गिवन पोटेंशियल के लिए है। किसके लिए है, गिवन पोटेंशियल के ऊपर वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। तो गिवन पोटेंशियल का मतलब मान लीजिए अब आपके पास 100 ml वाटर है तो 100 ml वाटर को भी तो वो बोतल कंटेन कर सकती है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कैपेसिटी 100 ml है, कैपेसिटी तो उसकी कितनी है 1 लीटर ही है, बट 1 लीटर से कम भी तो वो कर सकता है ना, मतलब उसको अगर कम मिलेगा तो कम कर लेगा। तो अगर आप वो पोटेंशियल कम दोगे तो चार्ज कम ले लेगा, चार्ज कम ले लेगा तो C की वैल्यू कम हो जाएगी। बट जब मैं उसकी कैपेसिटी की बात करता हूं तो उसका मतलब है मैं उसकी फुल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, और ये जो कैपेसिटी है ये गिवन पोटेंशियल के ऊपर है। इसलिए इस डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल। मैं अप्लाई पोटेंशियल कितना कर रहा हूं, मैंने वहां पे 1 वोल्ट किया, 2 वोल्ट किया या 3 वोल्ट किया, तब वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, और जो मैक्सिमम करेगा वो अपनी एबिलिटी के अनुसार करेगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, हम इसकी यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं। हम कैपेसिटेंस एक यहाँ पे कंसेप्ट है, और आगे हम अलग अलग टाइप के कैपेसिटेंस जो है वो निकालने वाले हैं, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर के। वैसे तो हमारा जो CBSE बोर्ड है इसके अंदर सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन हम कंपटीशन को व्यू में रखते हुए आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका भी करेंगे। बोर्ड स्टूडेंट उसको स्किप कर सकते हैं बाद में, फिलहाल नहीं करेंगे, आगे जो वीडियो आएगा तब करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकालना हो, स्फेरिकल कैपेसिटर का निकालना हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का निकालना हो, जब भी कैपेसिटेंस निकालना होगा तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। तो एक जनरल सी टर्म है, इसको ध्यान से रखना। जब भी आपसे कहा जाए कि कोई भी एक कैपेसिटर दे दिया XYZ, कोई भी एक कैपेसिटर दे दिया, वो पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, कैसा भी हो, आपसे कहा जाएगा कि उसका कैपेसिटेंस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसका पोटेंशियल निकाल लेना। क्या निकाल लेना, उसका पोटेंशियल निकाल लेना। और उसका जब आप पोटेंशियल निकाल लोगे तो उस पोटेंशियल से जो भी चार्ज है उससे डिवाइड कर देना। तो आप मान लेना कि लेट एट गिवन इंस्टेंट चार्ज इज Q, और उस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है आप वो निकाल लेंगे, चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर देंगे। हर टाइप के कैपेसिटर में आपको यही काम करना है। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। हम यहाँ पे करते हैं एक क्वेश्चन, और वो है कोई स्फेरिकल कैपेसिटर मान लेते हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, और उस स्फीयर के कारण पोटेंशियल कितना होगा, एक स्फीयर है उसका कैपेसिटर कितना होगा। हम यहाँ पे करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर। इस प्रकार से एक सॉलिड स्फीयर हमने मान लिया, इसका कैपेसिटेंस मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी भी मैंने आपको बताया, जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V होगा। क्या होगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। आप किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज मान लेंगे, पूरा क्वेश्चन को मैं कर दिखाता हूं। हम लिखेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन स्फीयर इज, हमने कितना कंसीडर कर लिया, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो इसका चार्ज कितना था
Q था। जब चार्ज Q था तो इसका जो कैपेसिटी है वो कितना हो जाएगा, मतलब इसका कैपेसिटी नहीं, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो मुझे निकालना है। ये सेंटर मान लेता हूँ, ये इसकी क्या होगी, रेडियस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये V की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। और V का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। V का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाई R। जब चार्ज दे रखा हो तो V का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाई R। R मतलब उस चार्ज से वो कितना है। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो स्फीयर है इसका जो चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। तो अगर इस सरफेस पे मैं यहाँ पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल एट द सरफेस, क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकालेंगे इसका पोटेंशियल एट द सरफेस। चौक चेंज कर लेते हैं ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एट द सरफेस कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ मुझे निकालना है, चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड हम मान रहे हैं, तो वो आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R। कितना आ जाएगा, KQ बाई R। जैसे ही आपका पोटेंशियल आ जाता है वैसे ही पोटेंशियल आते ही आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी आ गया। क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई V। V की वैल्यू कितना आया आपके पास, KQ बाई R। Q कैंसिल Q, ये कितना आया R डिवाइडेड बाई K। और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से आप क्या देखते हो, C जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसके लिए, एक स्फीयर के लिए। और मैं यहां से बोल सकता हूं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। C इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से देखिए, बीच में मैंने एक बार बताया था कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता। देखो फॉर्मूला बता रहा आपको, क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या यहाँ पे कहीं पे चार्ज है, क्या कहीं पे पोटेंशियल है, नहीं है ना। इसका मतलब देखो यहाँ से क्या हुआ, R पे डिपेंड कर रहा है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है इसकी साइज। R का मतलब क्या है, इसकी साइज। तो यहां से आपको पता चलता है कि C किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। C मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वैसे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 3 फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। यहाँ पे देखोगे आप, एक तो डिपेंड करता है ये R पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे। तो पहला डिपेंड करता है वो शेप पे, कि किस शेप का है, वो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 डिपेंड करेगा साइज पे, साइज कितनी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, R जितना ज़्यादा होगा इसका C उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब साइज पे डिपेंड करेगा। और 3 डिपेंड करेगा मीडियम पे, जो प्लेट्स हैं उसकी, जो अलग अलग हम प्लेट्स लेंगे प्लस और माइनस की, उनके बीच में मीडियम आप कैसा रखोगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब आपके पास बड़े से बड़ा स्फीयर आप एक यहाँ पे अर्थ पे जो कंसिडर कर सकते हो, वो अर्थ को ही कंसिडर कर सकते हो। कि अर्थ का अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना हो, आपसे कहा जाए कि अर्थ की कैपेसिटी बताओ भाई कितनी है, तो अर्थ क्या देख रहे हो आप, अर्थ एक प्रकार का स्फीयर है। अर्थ को जनरली क्या मान के चलते हैं, हम एक स्फीयर मान के चलते हैं, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर है। तो मतलब R की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होगी, R की होगी 6400 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इतना मीटर है। और इसकी कैपेसिटी आपको निकालनी है, तो C इज इक्वल टू, मतलब इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आपके पास हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप ये यूज कर लो, R डिवाइड बाई K। R जो है आपके पास कितना हुआ, R की जो वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर था, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो 10⁵ और डिवाइड बाई K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये K कौन सा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं था, ये कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट था 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला वो था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है। इस K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ और ये भी ऐसा ही सिस्टम है, ये भी इसका मतलब रिजल्ट किस में आएगा, फैराड में रिजल्ट आएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 64 डिवाइड बाई 9 × 10⁻, ऊपर जाके जाएगा तो +5 -9 कितना हो जाएगा, -4। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 710.1, फिर 1 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, × 10⁻⁻4
और होता है जैसे पूरा एक सफ़ीर हमने बना लिया इस प्रकार से, वो हम प्रैक्टिकली कभी यूज़ नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं आपको पता चल गया होगा। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, इसका काम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इंस्टेंट पावर सप्लाई करना होता है। अब आपको एक मोबाइल ही डिज़ाइन करना है, अब आपको एक वॉच ही डिज़ाइन करनी है और उसके अंदर कैपेसिटर लगाना है, तो क्या आप ऐसा कैपेसिटर लगाओगे? अर्थ जितनी साइज का लोगे तो इतना सा कैपेसिटेंस देगा। वॉच के अंदर तो आपके जो पेन की निब है इतना सा आप लगाओगे तभी कॉम्पैक्ट वॉच बनेगी, क्योंकि आजकल कॉम्पैक्ट का ज़माना है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उसके अंदर कैपेसिटेंस आपको बहुत ही छोटा सा लगाना पड़ेगा, तो उसका तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। आप कह सकते हो एक प्रकार का जीरो कैपेसिटेंस होगा, वो तो किसी प्रकार का चार्ज स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो हमारे किसी काम का ही नहीं है ना। तो